जिस रफ्तार से टेक वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में काम हो रहा है, उसी रफ्तार से इंडिया में भी बहुत सारे स्टार्टअप स्टैब्लिश हो रहे हैं। और इन सारे स्टार्टअप को सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में ग्राफिक्स कार्ड भी बोलते हैं। इस जीपीयू की रिक्वायरमेंट्स इंडियन गवर्नमेंट को समझ में आ चुका है और इंडियन गवर्नमेंट इस तरह के स्टार्टअप और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को हेल्प करना चाहती है जीपीयूज के टर्म में। इंडियन गवर्नमेंट ने एक मिशन स्टार्ट किया है जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, जिसके अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी नेक्स्ट 5 ईयर्स तक। और इस पैसे से वो जीपीयूज को इंडिया में लाएगी ताकि वो कम पैसे में स्टार्टअप इंडस्ट्रीज को दे सके और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहां पे भी वो ऑन रेंट बेसिस और सब्सिडरी में वो दे सके जीपीयूज को। इसके डिटेल के बारे में इस वीडियो के आगे समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि जीपीयू और सीपीयू में डिफरेंस क्या है। क्यों हम लोग जीपीयू की बात कर रहे हैं आजकल, क्यों जीपीयू वीडियो गेम से आगे बढ़ के एआई एमएल की तरफ मूव कर गया है, और सीपीयू क्यों नहीं कैचअप कर पा रहा है जीपीयू से, या सीपीयू टोटली डिफरेंट है जीपीयू से। इसकी डिफरेंस हम लोग अभी समझते हैं। तो सभी को पता है कि जीपीयू पैरेलल प्रोसेसिंग में काम करता है। देयर आर मल्टीपल कोर्स को ऐड करके जीपीयू बनाए जाते हैं। वो सब कोर काफ़ी वीक्स होते हैं, लेकिन वो लोग कंबाइन होकर एक पैरेलल प्रोसेसिंग की तरफ काम करते हैं। तो इसीलिए जीपीयू को बोला जाता है कि पैरेलल प्रोसेसिंग की तरफ वो काम करता है। जब हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये भी आता है कि हम लोग बहुत सारे लैपटॉप को एक साथ कनेक्ट करके या बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करके क्यों नहीं किसी टास्क को पैरेलली करवा सके, जिस तरीके से जीपीयू करता है। क्योंकि जीपीयू काफ़ी कॉस्टली है। अगर आप काफ़ी बड़े जीपीयूज को लोगे या मल्टी जीपीयूज कनेक्ट करके स्केलेबल सिस्टम बनाओगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो क्यों नहीं हम लोग बहुत सारे लैपटॉप को एडप्ट करके पैरेलल प्रोसेसिंग बनाए। लेकिन इसमें दोस्तों एक प्रॉब्लम है लेटेंसी का। जब आप किसी लैपटॉप को या बहुत सारे लैपटॉप को, बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करके पैरेलल काम करवाओगे तो उसके बीच में एक नेटवर्क वायर चलेगी। जब नेटवर्क वायर से कनेक्ट होगी तो वहाँ पे लेटेंसी, वहाँ पे डाटा मूवमेंट में टाइम टेकिंग होगी। भले वो टाइम टेकिंग मिली सेकेंड्स में आपको दिखेगा, लेकिन इन द कंप्यूटिंग सेंस ये टाइम्स डिफरेंस जो है वो काफ़ी बड़ा रहेगा। इसीलिए हम लोग इस तरह के टास्क के लिए पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं करते हैं। बड़े एआई एमएल, बड़े डीप लर्निंग के लिए या डाटा बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हम लोग इस तरह के पैरेलल टास्क करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे कोर को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं लैन नेटवर्क के थ्रू या डिफरेंट नेटवर्क के थ्रू। इस तरह की चीज़ को हायर टेक्नोलॉजी में बोलते हैं मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग, और नए टर्म्स में जो लोग काम करते हैं उसे बोलते हैं बिग डाटा टेक्नोलॉजीज। तो अभी हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग के उस एडवांस लेवल तक नहीं जाएंगे, हम लोग समझेंगे जीपीयू में ये पैरेलल प्रोसेसिंग कैसे होता है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, मुझे काफ़ी मदद मिलती है। और कमेंट में ये भी बताएं कि आप कौन सी जीपीयू यूज़ करते हो, आप एनवीडिया का जीपीयू यूज़ करते हो या एएमडी का यूज़ करते हो, लेकिन आपको पसंद कौन सा जीपीयू है ये भी बताएं। कौन सी ग्राफिक्स कार्ड आप ज़्यादा पसंद करते हो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो जीपीयूज आर मेड ऑफ वेरी स्मॉल कोर्स कहने का मतलब जो काम करता है। जैसे सीपीयू में हम लोग बात करते हैं सेकेंड 2 कोर का है, 4 कोर का है, दैट मीन्स 2 सीपीयू है, 2 जीपीयू है, 2 कोर्स, 2 प्रोसेसिंग पावर वहाँ पे जुड़ी हुई है। उसी तरीके से जीपीयू में मल्टीपल पावर्स रहती है, मल्टीपल प्रोसेसिंग पावर्स रहती है, और ये सब पैरेलली काम करती है। इसीलिए एक साथ में आपको बहुत सारा थ्रोपुट मिलता है। थ्रोपुट कहने का मतलब आप कोई हेवी कैलकुलेशन कर रहे हो तो बहुत सारे हेवी कैलकुलेशन होकर आपको एक साथ आउटपुट मिलता है जीपीयू में। ये आप सीपीयू में पॉसिबल नहीं है। जीपीयू जो इनिशियली बना था वो ग्राफिक्स में यूज़ होता था, वीडियो गेम में यूज़ होता था, थोड़ा एडिटिंग के काम में यूज़ होता था, लेकिन अब जीपीयू का यूज़ काफ़ी हायर हो चुका है। एआई एमएल के और या डीप लर्निंग के फील्ड में जीपीयू का काफ़ी यूजेस है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैसिव प्रोसेसिंग करना पड़ता है, मैसिव कैलकुलेशन होता है, मैसिव ग्राफिक्स का भी काम होता है। तो ये सब सारे काम को एक साथ करके एक आउटपुट देना ये सिर्फ जीपीयू पॉसिबल कर सकता है। या तो आप दूसरी चीज़ आप कर सकते हो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को आप लोग ऐड अप करके एक बहुत बड़ा डीप लर्निंग, न्यूरल लर्निंग जैसा आप नेटवर्क बना सकते हो। लेकिन छोटे टर्म में जिसमें आप प्रैक्टिस कर सको या नॉर्मल स्टार्टअप चल सके या नॉर्मल जो इंस्टीट्यूट होती है या कॉलेजेस होती है वहाँ पे काम कर सको, तो वहाँ पे जीपीयू का ही यूज़ होता है जितने भी एआई एमएल के टास्क करने के लिए। तो जीपीयू का सबसे बड़ा एडवांटेज होगा एआई एमएल के लिए। अब उसकी दूसरी एडवांटेज है ग्राफिक्स में के लिए, जो हाई रिफ्रेश रेट की जो वीडियो गेम होती है, क्योंकि जब वीडियो गेम हाई रिफ्रेश की चलती है तो उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन इन द बैकग्राउंड चलते हैं और ये जीपीयू ही कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीपीयू का कोई काम नहीं है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अगर कंप्यूटर का ब्रेन है तो जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का हार्ट है। तो सीपीयू काफ़ी पावरफुल है ऑपरेटिंग सिस्टम के काम करने के लिए, प्लस वो सिक्वेंशियल टास्क एक साथ बहुत सारा कर सकता है।
आप समझो, जब भी आप गेम चलाते हो, फॉर एग्जांपल आप गेमिंग करते हो या वीडियो एडिटिंग करते हो, तो वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप सॉफ्टवेयर चलाते हो। फॉर एग्जांपल आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ के ऊपर आप कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हो, वीडियो गेम चला रहे हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करने के लिए भी प्रोसेसिंग चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के भी बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं और वो सब थ्रेड शेड्यूल किया जाता है हार्डवेयर थ्रेड के ऊपर। हार्डवेयर थ्रेड का मतलब वर्चुअल सीपीयू, जो प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के पास होती है। तो सीपीयू में कोर्स होती है और कोर्स के अराउंड में वर्चुअल कोर्स बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, जिसे बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग या थ्रेड से आप प्रोसेस करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क सीपीयू करने में काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल डे टू डे टास्क करने में सीपीयू काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन वो पैरेलल प्रोसेसिंग में नहीं होती है। तो जीपीयू और सीपीयू का कॉम्बिनेशन एक अच्छा सिस्टम बनाता है, जो आप वीडियो रेंडरिंग में, वीडियो गेम खेलने में, 3D एडिटिंग, 3D रेंडरिंग करने में, VFX एडिटिंग करने के लिए और AI ML में यूज़ हो सकता है। तो सिर्फ जीपीयू की हेल्प से आप काम नहीं कर सकते हो, सीपीयू भी आपके चाहिए। अब जीपीयू के साथ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि जीपीयू एक काफ़ी हेवी एनर्जी लेता है। पावर का सोर्स हेवी चाहिए जीपीयू के लिए, क्योंकि जीपीयू में बहुत सारे कोर्स लगे रहते हैं, तो सारे कोर्स को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए जीपीयू काफ़ी हाई एनर्जी इंटेंसिव होता है। प्लस जीपीयू को आप सीपीयू जैसा यूज़ नहीं कर सकते हो पूरी तरीके से, थोड़ी तरीके से कर सकते हो, लेकिन आप 100% सीपीयू को रिप्लेस नहीं कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क को आप जीपीयू से नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको सीपीयू चाहिए ही चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह के रिक्वायरमेंट के लिए कौन सी जीपीयू काफ़ी अच्छी होती है। तो बहुत सारे जीपीयूज़ के रिक्वायरमेंट है, जैसे हम लोग ने देखा वीडियो गेमिंग में, एडिटिंग में, AI ML में। तो सबसे पहले बात करते हैं मेन स्ट्रीम वीडियो गेमिंग के लिए। तो 4K मेन स्ट्रीम वीडियो गेम खेलने के लिए AMD का RX 7900 XT काफ़ी अच्छा है। दूसरी प्रोसेसर AMD की यहाँ पे यूज़ हो सकती है AMD RX 6650 XT। अगर आप गेम खेल रहे हैं, मेन स्ट्रीम गेम नहीं, आप हाई रिफ्रेश रेट गेम खेल रहे हो 4K में, तो वहाँ पे मैं बोलूँगा NVIDIA का RTX 4090 ग्राफिक्स कार्ड या GPU काफ़ी अच्छी रहेगी। तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से कौन सी ग्राफिक्स कार्ड कौन से बजट में ज़्यादा सूटेबल रहेगी, वो आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि सबकी प्रेफरेंस अलग है, सबके गेम करने के तरीके अलग है। कोई प्रोफेशनल गेम खेलता है, कोई कैजुअल गेम खेलता है, कोई इतने हाई इंटेंसिव ग्राफिक्स गेम नहीं खेलता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइसेस, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क इन्वायरमेंट या गेमिंग इन्वायरमेंट, आप ग्राफिक्स कार्ड चूज़ कर सकते हो। अब डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के लिए स्पेशली, इसके लिए मैं थोड़ा डिटेल में बात करना चाहता हूँ कि इसके लिए कौन सी ग्राफिक्स यूज़ होगी। इसमें भी बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि डीप लर्निंग के लिए आपको हेवी डाटा का यूज़ होता है। अब जब हेवी डाटा और आपके पास डाटा काफ़ी ज़्यादा है ट्रेन करने के लिए, फॉर एग्जांपल मेडिकल ग्राफिक्स 3D बनाने के लिए, या किसी तरह के चीज़ को, हिस्टोरिकल चीज़ को समझने के लिए और फोरकास्टिंग करने के लिए, जहाँ पे ट्रेनिंग सेट के जो डाटाज है वो काफ़ी लार्ज नंबर में है, ट्रिलियंस में है, बिलियंस में रिकॉर्ड्स हैं, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो मल्टी कनेक्टिविटी ऑफ द GPUs। कहने का मतलब एक GPU दूसरे GPU से या दूसरे हार्डवेयर से कितने अच्छे से कनेक्ट करता है, उस तरह के GPUs की तरफ मूव करना चाहिए। ये थोड़ा कॉस्टली या थोड़ा हायर साइड में होता है इस तरह के GPUs। इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आप अपने सिस्टम को स्केलेबल बना सकते हो। स्केलेबल कहने का मतलब कि आज आपने एक GPU लगाया, कल को आपके डाटा बढ़ गए, आप चाहते हो कि आपके सिस्टम और हायर होने चाहिए, तो आप उस GPU को हटाओ मत, आप एक्स्ट्रा और GPUs लगा के इंटरकनेक्ट करके आप सिस्टम को स्केलेबल बनाओ, सिस्टम को काफ़ी बड़ा बनाओ, हॉरिजेंटली इसको स्केल करो। फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज, कौन सी फ्रेमवर्क किस तरह के GPUs के साथ इनबिल्ट आती है। जैसे NVIDIA के ग्राफिक्स, NVIDIA के GPU के साथ बहुत सारे ML और पैथन के लाइब्रेरीज इनबिल्ट आती है, ML की बहुत सारी लाइब्रेरीज और एल्गोरिदम इनबिल्ट आती है। उसके साथ साथ बहुत सारे टूल डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसे टेंसरफ्लो हो गया, PyTorch हो गया। तो NVIDIA की ग्राफिक्स कार्ड AI ML के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है, ताकि आपको इंटीग्रेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। NVIDIA का जो कूडो टूल किट आता है, इनफैक्ट कूडो लैंग्वेज है NVIDIA का, उसमें आप C++ कंपाइलर पहले से रहता है, बहुत सारे चीज़ उसमें पहले से इनबिल्ट रहते हैं, ताकि आपको एक्सेलरेटर का या इंटीग्रेशन का अलग से थर्ड पार्टी यूज़ नहीं करना पड़े। आप ग्राफिक्स कार्ड लगाओ और फ्रॉम द स्क्रैच आप वहाँ से ML, AI, डीप लर्निंग के सारे काम कर सकते हो। तो AI, ML, मशीन लर्निंग के लिए ग्राफिक्स कार्ड चूज़ करने के लिए हमें 3 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। डाटा पैरेललिज्म कितना है, कितने डाटा पैरेललिज्म आपको चाहिए, प्लस परफॉर्मेंस किस तरह का चाहिए, किस तरह के परफॉर्मेंस चाहिए, किस वर्टिकल में, किस हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपको परफॉर्मेंस चाहिए, और थर्ड मेमोरी यूज़ क्या है। अगर आपका डाटा का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे पैरेललिज्म काफ़ी अच्छा रहेगा। तो वहाँ पे हम लोग को मल्टी कनेक्टिविटी ऑफ द GPUs, जैसे मैंने बोला, स्केलेबल सिस्टम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। उसी तरीके से अगर आपके पास मेमोरी का काफ़ी यूज़ है, मतलब कि आपको पास बहुत ज़्यादा डाटा है जो आपको मेडिकल प्रोसेसिंग में यूज़ हो रहा है, फोरकास्टिंग में यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर भी आपको ऐसी GPUs चाहिए जो स्केल कर सके।
लेकिन अगर आप डिबगिंग और प्रोग्रामिंग में नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, एक नॉर्मल पढ़ने के लिए, लर्निंग करने के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक नॉर्मल जीपीयूज़ भी काम करेगा। उसके लिए आपको महंगे जीपीयूज़ की तरफ नहीं जाना है। मेरा एक अपना पर्सनल सजेशन है और मेरा मानना है कि अगर आप डीप लर्निंग एआई की तरफ जीपीयू में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जीपीयूज़ थोड़ी कॉस्टली होती है, उससे इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप क्लाउड बेस्ड जीपीयू की तरफ जाओ। क्लाउड बेस्ड जीपीयू में क्या है कि आप क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लो, जब तक आप यूज़ करते हो, जितनी देर तक यूज़ कर सकते हो, जितने डाटा के साथ यूज़ करते हो, उतने ही आपको पैसे देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक वीक में सिर्फ आप 1 घंटे का काम करते हो, तो उस 1 घंटे का ही पैसा लगेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर है, आप अमेजन का यूज़ कर सकते हो, गूगल का खुद अपना एक जीपीयू यूनिट है, जीपीयू क्लाउड प्रोवाइडिंग है, उसी तरीके से आईबीएम का भी आता है, और इस तरीके बहुत सारे और भी हैं जो आपको कम दाम में, सस्ते दाम पे बहुत अच्छा जीपीयू देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नाम है: टेंसेंट क्लाउड, जेनेसिस क्लाउड, लैम्डा क्लाउड। अगर आपको लो कॉस्ट में क्लाउड की सर्विसेज चाहिए इन द टर्म्स ऑफ जीपीयू, तो वास्ट एआई यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से जीपीयूज़ को इंडिया में लाएगी और जितने भी स्टार्टअप को कम दाम में देगी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को उसको कम दाम में या सब्सिडी के दाम में देगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक डील स्ट्राइक किया है एनवीडिया के साथ, अराउंड 10,000 जीपीयूज़ का, जो वो इंडिया में आएंगे सब्सिडी में, और वो दिए जाएंगे स्टार्टअप और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सब्सिडी में। इंडिया का 5 ईयर मिशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और इसमें देखना है कि इंडिया जीपीयूज़ को लाने में कितनी सक्षम होती है, क्योंकि वर्ल्ड में दूसरे कंट्रीज़ भी जीपीयूज़ को अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा बाय करने के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। करंटली एनवीडिया अराउंड 80% ऑफ द मार्केट कैप्चर करता है इन द टर्म्स ऑफ जीपीयू, और जीपीयू का जो डेट है, अब जब से ऑर्डर करते हो और पहुंचने तक 12 से 18 महीने का, क्योंकि जीपीयूज़ बनाने में जो एलिमेंट लगते हैं वो स्कैर्स है, वो इसी तरह से नेचुरली आराम से नहीं मिलते हैं, काफ़ी कॉस्टली है, इसलिए जीपीयू एक काफ़ी कॉस्टली चीज़ हो जाता है। यूके, सऊदी अरेबिया, इस तरह के देश जीपीयूज़ को काफ़ी लेना चाहते हैं अपने देश में, और वो लोग बहुत सारे नेशनल लेवल पे, बड़े बड़े लेवल पे प्रोग्राम बना है ताकि मेनली जीपीयूज़ वो अपने कंट्री में ला सके, और वहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे वो प्रोवाइड कर सकें। यूके में नेशनल एआई रिसोर्स बना है, जिसके अंतर्गत यूके गवर्नमेंट अराउंड 5,000 जीपीयूज़ एनवीडिया से ले रही है। उसी तरीके से सऊदी अरेबिया करीब 3,000 जीपीयूज़ एनवीडिया से ले रही है। तो एनवीडिया का मार्केट शेयर तो बढ़ता ही जाएगा। जैसे पिछले वीडियो में मैं बता रहा था कि इंटेल की जो कंपनी है वो कैसे डिग्रेड हो रही है, कैसे वो बैंक्रप्सी की तरफ जा रही है। तो अभी जैसे आप देख रहे हो, एआई की बात देख रहे हो, तो मोस्टली कंट्रीज़ अब जा रही है कंपनी के पास। तो एनवीडिया का जो भी शेयर है वो तो बढ़ता ही जाएगा, उसके रेवेन्यू हर दिन बढ़ती जाएगी। जीपीयू का डिमांड कम नहीं होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि आप ज़्यादा जीपीयू ऑर्डर नहीं कर सकते हो या रख सकते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही है। हर कुछ महीने में, हर कुछ साल में एक न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है। हो सकता है कि जीपीयू के बदले कुछ और भी चीज़ यूज़ हो सके, इसमें जो कम कॉस्ट हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, या प्रोसेसिंग पावर इतनी अच्छी बन जाए, या वे ऑफ प्रोसेसिंग पावर या फ्रेमवर्क इतनी अच्छी बन जाए कि आप कम सीपीयू में, कम जीपीयू में भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसिंग कर लो। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर एंड गुड बाय।